भाजपा क्या इनके बाप आ जाए नहीं हटा सकते। इंक न्यूज़ से आज मैं एक ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का प्रदेश कार्यालय है। इस कार्यालय के संयोजक प्रबंधक डॉक्टर के.एन. ओझा जी हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज और कल क्या क्या यहाँ पर हुआ, क्या क्या प्रक्रिया हुई, क्योंकि ये एक नई पार्टी है, अभी ये संगठन खड़ा करने की ज़रूरत में है और वो काम कर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग सभी ज़िलों में संगठन लगभग खड़ा हो चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सीधी टक्कर देंगे स्थानीय जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो मैं इस वक्त डॉक्टर ओझा साहब से मैं बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि कल जो प्रदेश समिति की बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, या आज जो लोग भी ज्वाइन हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। डॉक्टर ओझा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। प्लीज़ बताइए क्या हुआ कल से आज तक। कल से हम लोगों ने अभी पूरे प्रदेश भर के अध्यक्षों की समीक्षा बैठक थी और कल और आज 2 दिन, इसके बाद 8 और 9। तो कल 20 जिला अध्यक्षों की कल हुई थी, 10 की आज हुई है, बाकी 8 और 9 में हम पूरा करेंगे। समीक्षा संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसकी समीक्षा की गई और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, आदरणीय राजा भैया द्वारा उनकी एक अलग से भी मीटिंग ली गई समीक्षा के बाद, जिसमें उन्होंने टिप्स दिए, कुछ चीज़ें बताईं और लोगों ने अपने प्रश्न भी किए और लोगों ने अपने सुझाव भी दिए जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे मैनिफेस्टो में आने हैं, उसको लागू होने हैं, और इसी की समीक्षा बैठक की थी। तो ये कुल मिला के अभी आप संगठन को मजबूत करने के एक प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो मेन बॉडी के अलावा भी आपके संगठन के और कोई प्रकोष्ठ हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपका पूरा हो चुका है प्रकोष्ठ बनाने का काम? हमारा मोर देन 70% प्रकोष्ठ पूरा हो चुके हैं और जैसे कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की शुरुआत हमने आज करी है और सबसे पहले बहुत ही सीनियर लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि मोर देन 50 ईयर्स उनका अपना एक्सपीरियंस है। मोइन भाई जिन्होंने भूतपूर्व मंत्री आदरणीय धर्मवीर जी के साथ भी काम किया, बाकी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया, उनके तजुर्बे का हमें पार्टी के हित में फ़ायदा लेना है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य बने आदरणीय राजा भैया के द्वारा, और मैं आपके माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहूँगा। वो हमारे मित्र भी हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी है कि मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक मेरा बहुत ही अंतरंग मित्र सहयोगी के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में हमको प्राप्त हुआ। और दूसरे सैनिक प्रकोष्ठ का हमने गठन किया। अच्छा। और सैनिक प्रकोष्ठ में बहुत ही डिवोटेड सैनिक हैं श्री नरेंद्र सिंह जी। अच्छा। उनको प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव बनाया गया। अच्छा, ये एकदम नई चीज़ मेरे लिए भी है कि भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रकोष्ठ भी है आपके दल में। ये कहीं ना कहीं एक नया इनोवेशन है, नई चीज़ लेकर आप आ रहे हैं। इनोवेशन नहीं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने अध्यक्ष जी ने कहा भी था, हमारी डिमांड भी थी कि कारगिल युद्ध के बाद वो चीज़ें नहीं मिली लोगों को जो शहीद होते हैं। 1 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने करी थी और एक परिवार के एक सदस्य के नौकरी के लिए, सैनिकों के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने तो पुलिस बल के लिए भी कहा था, क्योंकि उनकी भी तो शहादत ही है, एक जान गंवाता है, पूरा परिवार उनका नष्ट होता है। और बड़ी खुशी की बात है, उनके डिमांड के बाद कुछ प्रदेशों ने 1 करोड़ लागू भी किया है। और ये बहुत ही सकारात्मक पहल करी है जिन्होंने भी करी है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की डिमांड थी, हमारे मैनिफेस्टो में भी है। तो सैनिकों के लिए तो विशेष दर्जा आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी रखते हैं, हमारी पार्टी रखती है, क्योंकि हमारे देश की ये रक्षा करते हैं। इनकी वजह से हम शत्रु देशों से सुरक्षित हैं, चैन की नींद हम सोते हैं, तो इनको तो हम लोग प्रथम स्थान पे रखते हैं। जी।
विधानसभा चुनाव के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल को आप वोट दें? ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, हमारी बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। राजनैतिक बातें हम करते हैं, हमारा लीडर भी नहीं करता। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीजल वगैरह की जो महंगाई हो रही है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उस पर किसी की निगाह ही नहीं जा रही है। किसान आंदोलन पे सबकी निगाह है, लेकिन किसानों की समस्या पे किसी की निगाह नहीं है। किसानों की समस्याएं ये है कि 20% आप खरीदते हो, 80% बेच ही नहीं पाता आदमी, बिचौलिए कर ले जाते हैं। सरकार कुछ भी करे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से अफसरशाही इतना हावी है, भ्रष्टाचार चरम पे है कि उसको स्मूथली चलने नहीं दे रहे ईमानदारी के साथ। दूसरी चीज़, अभी आप ट्रैक्टर के दाम देख लें, इम्प्लीमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे इस्तेमाल होते हैं कृषि यंत्र में, आप देख लीजिए इतने महंगे हो गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसान उसको खरीदेगा। डीजल महंगा, उसका अनाज सस्ता, और ट्रैक्टर से लेके सारी वस्तुएं महंगी जो भी उसके इस्तेमाल में लगती है। तो हमारा तो सबसे पहली किसानों के आंदोलन से ज़्यादा हमारा आंदोलन इस बात पे होगा कि किसानों की खेती में जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो सस्ते हों, और बिजली की दरें उसमें सस्ती हों। और सबसे बुरी हालत जानते हैं क्या किसानों की? किसानों ने पैसा जमा करके रखा हुआ है। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बाराबंकी अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे किसानों ने पैसा जमा किया है कनेक्शन का, 2-2 साल हो गए हैं, उनका ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है। छोटी छोटी समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देता। हम तो किसानों की मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ेंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। मुख्य तो यही है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य किसान हैं। किसानों का आंदोलन इस वक्त चल रहा है। राकेश टिकैत जी अड़े हुए हैं अपनी मांग पे कि एमएसपी पे कानून आए और तीनों जो भी बिल्स हैं इनको वापस लिए जाएं। आप भी किसानों की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी पे कानून होना चाहिए कि नहीं? एमएसपी पे बिल्कुल कानून होना चाहिए। एमएसपी पे कानून है और वो 67 में ही लागू हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि धान की खरीद के लिए लागू हुआ था 1967 में। और ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से, सियासत करना अलग बात है। हम लोग सियासत बिल्कुल नहीं करते, समाज की सेवा के लिए आए हैं, सामाजिक बातें करते हैं। एमएसपी को हटाने की औकात किसी सरकार में नहीं होगी। भाजपा क्या, इनके बाप आ जाए नहीं हटा सकते, और एमएसपी कभी हिंदुस्तान से हटेगी ही नहीं। भ्रम फैलाना एक अलग बात हो गई, भ्रम फैला लो। गांधी जी की मोदी जी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो MBA किए हैं पॉलिटिक्स में, उनका एक अलग बात है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन जब यहाँ के ऊपर जाएगा तो फिर पता चलेगा अब क्या है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। अब इसी बात पे मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपसे पूछ लूँ। अभी प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। उनका सीधा इशारा था जितने भी व्यापारिक उपक्रम हैं सरकार के, उनको निजीकरण कर दिया जाए। अगर निजीकरण कर दिया जाएगा तो किसानों के यंत्र महंगे और नहीं हो जाएंगे? यही तो हुआ। अभी जो यंत्र महंगे हुए हैं, उत्पादन शुल्क जो है कंपनियों ने बढ़ा दिया, महंगे हो गए। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2 चीज़ें देखिए, गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। सरकारी जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर छोड़ दीजिए, आप पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। आदमी हरामखोरी करता है, काम नहीं करता, कमी यहाँ भी है। और वो प्रोफेशनल हैं, प्राइवेट कंपनियां पूरा काम लेती हैं, लेकिन लूट रही हैं हमको। एक उदाहरण अभी मैं दूंगा, बहुत छोटा सा उदाहरण है, और मोदी जी नहीं, भाजपा की कोई भी हैसियत इसके जवाब नहीं दे सकती। जनता जो आवाज़ उठा लेती है, पार्लियामेंट में 1 रुपए के डोसा मिलता है सस्ता, ये उन्होंने महंगा कर दिया। ठीक, रेलवे की तरफ से कैंटीन की व्यवस्था थी पार्लियामेंट में, लेकिन हाँ, वो IRCTC की तरफ से था। ठीक था, IRCTC को हम रेलवे ही कहते हैं, आम जनता को समझना है। वो टेक्निकल वर्ड वो समझेंगे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ। रेलवे की तरफ, रेलवे की तो कंसर्न हुए। और अब आप देखिएगा, जो भी इसको सुन रहे हो, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो भी सुन रहे हो, इसको एक पॉइंट पे समझेंगे। दुनिया भर की कहानी में बिल्कुल बताने को तैयार नहीं हूँ, ना कोई सुनेगा। उन्होंने अशोका ग्रुप को दे दिया। अब ताज ग्रुप का बेटर अगर आप अपनी शादी में बुलवाओगे तो वो लेगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया।
और हमारा जो लोकल कारीगर है वो 5,000 में आ जाएगा, उससे बढ़िया खाना भी बनाएगा। अब आप सोचिए कि आप रेट बढ़ा देते, ठीक है, क्या पार्लियामेंटेरियन जो जाते थे वो IRTC क्या है उसका खाना स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड था? या आज जो खाना है, हमने कई लोगों से बात करी, हमारे सैलन जी 3 दिन बार के सांसद रह चुके हैं, तो इनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने वहाँ का भोजन किया, और अब तो अशोका ग्रुप उसको मैनेज कर रहा है, तो उसके क्वालिटी में तो बहुत अंतर आया होगा। आदरणीय सांसद जी ने कहा कि क्वालिटी पहले से कम हो गई, उनसे ख़राब है। अब आप सोचिए कि मोदी जी कुछ भी करो, कुछ भी छिपाओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सामने आ ही जाएगा। आपने IRTC क्या बोलते हैं उसको, उसकी जगह पे अशोका ग्रुप को दिया, जो 5 स्टार ग्रुप है, ठीक है। इसी से आप कल्पना करिए ये करने क्या जा रहे हैं। असल में अशोका ग्रुप का जब ये गठन हुआ था तो ये सरकार के हाथ में था। अभी कुछ साल पहले ही शायद उसको बेच दिया गया है, शायद इसलिए दे दिया गया हो, भाई कमाने का एक नया जरिया मिल गया सरकार को। दिया गया। आपको मालूम है कि आदरणीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उसके पहले कितने होटल बिके थे, कौन कौन खरीदा था, कोई बेटी खरीदी, कोई दामाद खरीदा। ये इनके आदत में है, बिल्कुल आदत में है, निश्चित तौर पे आदत में है। लेकिन अभी है कि वो इतने प्यार के साथ मुद्दों को बगल करके ऊपर से निकल जाते हैं कि लोग नहीं समझते। तो ये थे डॉक्टर ओझा जी। इनकी बेबाक टिप्पणियों से हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। हम फिर आएंगे, फिर ले चलेंगे आपको किसी एक नई शख्सियत के साथ। रोशन